Welcome everyone. Welcome back to Dr. Ahmed Payas Academy. Today we are going to discuss another one-pager notes और उनके जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो किस तरीके से रहेंगे। इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, क्लाइमेट रिफ्यूजी हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, कोस्टल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, सिंकिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की जो कॉप 30 हुई है उसके बारे में देखेंगे, एंड द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट बट नॉट लास्ट, ओके, आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो आपकी AR6 जो आई है ना, उसकी रिपोर्ट देखेंगे, असेसमेंट जो रिपोर्ट आई है वो देखेंगे आईपीसीसी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है पहले तो यही बताइए, डिफाइन करिए क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है तो आप इसमें कुछ लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने वैसे तो देख लिया, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। लॉन्ग टर्म शिफ्ट है किसके अंदर, ग्लोबल टेम्परेचर और वेदर पैटर्न अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। कि वर्ल्ड में कहीं पे भी या ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड का क्या होता है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके कारण क्या हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, आपके क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर रहे हैं, इसी को ही। ओवर 90% ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, एग्रीकल्चर एंड डिफोरेस्टेशन। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, आपका ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और वो ग्रीन हाउस गैसेज कहां से निकल रही हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, एग्रीकल्चर से और डिफोरेस्टेशन के कारण वो बढ़ रही हैं, ठीक है। टेम्परेचर राइज ऑन लैंड इज अबव द ट्वाइस ऑफ ग्लोबल एवरेज। तो हमने बताइए कौन सा वो प्रोटोकॉल था जो अभी पीछे ही पढ़ा है हमने, कौन सा प्रोटोकॉल था जिसके अंडर हमने बात की थी कि 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस हमें रोकना है, इतना चेंज पे हमें रोकना है। तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। As the April 2026 the global temperature frequently approached to the exceeded the 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो आपकी थ्रेशोल्ड थी उसको भी ये टच कर चुका है, एक्सीड हो चुका है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की इशू एंड सेक्टोरल इंपैक्ट, कि क्या क्या इशू हो सकते हैं इसके और कौन कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले फूड स्कार्सिटी देख लेते हैं कि क्या कैसे हो सकती है फूड स्कार्सिटी की बात करूं तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या होगा, क्रॉप की यील्ड डिक्रीज होगी, और यील्ड डिक्रीज होगी तो हर एक इंसान तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, और हर एक खाना नहीं पहुंच पाएगा तो दैट इज फूड स्कार्सिटी, कि भाई आपका जो फूड है वो हर एक को नहीं मिलेगा और फूड सिक्योरिटी को क्या होगा, चैलेंज होगा, फूड सिक्योरिटी को क्या होगा, चैलेंज होगा, ठीक है। क्योंकि भाई नहीं आ पाएगा, फूड नहीं मिल पाएगा सबको। इरेटिक जो मानसून है, भाई वेदर पैटर्न तो चेंज ही हो रहा है, मानसून क्या हो रहा है, मानसून भी डिले हो रहा है, आ नहीं रहा, ज्यादा आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी या फिर वाटर सिक्योरिटी चैलेंज कैसे होगी भाई, सीधी सी बात है, अभी देखा हमने ग्लेशियर हमारे क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, रिवर में लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो पीने का पानी क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, क्वालिटी ग्राउंड वाटर की डिप्लीट हो रही है, तो हमारे पास रह ही नहीं गया ना, रह ही नहीं गई चीजें। ह्यूमन हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रही है तो हेल्थ रिस्क बढ़ेंगे,
एयर कंटामिनेशन होगी, फूड में कंटामिनेशन आएगी, एडल्ट्रेशन आएगी फूड में। क्यों? क्योंकि फूड तो पहले ही कम है, उसको डिमांड पूरी करने के लिए कुछ तो मिलाएंगे उसमें, तो एडल्ट्रेशन होगी फूड में, ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और क्या होगा, तो ये चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेशन आपने अभी हम पढ़ेंगे क्लाइमेट रिफ्यूजी। क्लाइमेट चेंज के कारण भी क्या होता है, जहां फसल हो ही नहीं रही भाई, जहां फसल हो ही नहीं रही वहां क्या होगा, रुकेंगे लोग। पहले जहां हो रहा था अब नहीं हो रहा, तो वहां से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे, वहां से लोग निकलना शुरू कर देंगे। सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। बहुत सारे कंट्री जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूबने की कगार पे हैं। ऐसे भी देश हैं जो बिल्कुल आप बोलोगे कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, उनमें पानी भरने लग गया, अभी ऑलमोस्ट वो पानी से भरे होते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है, माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है उसके कारण भी, ठीक है। कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज अभी बात कर रहे थे हम। रीफ वगैरह क्या होते हैं, जो इकोसिस्टम है, मैराइन इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब होगा। कोरल रीफ ब्लीचिंग होगी तो एक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी। चैलेंज एंड मिटिगेशन, challenges and mitigation, तो पॉलिटिकल एंड इक्विटी गैप। देखिए, डाइवर्स नेशनल इंटरेस्ट हिंडर द कंसेंसस, द कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Principle requires the developed nation to shoulder greater burden, but enforcement is weak। भाई सीधी सी बात है, देखो पहले तो ये बताओ कौन सी कन्वेंशन के अंडर लिया गया कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या था। कि भाई देखो, सबको पता है कि अपने को क्लाइमेट को क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है ना। सबने अपना अपना काम समझा कि क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, लेकिन सबका जो दायित्व है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन का मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकना है, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तरीके से इसको रोकेंगे, ठीक है। फाइनेंस एंड टाइम अर्जेंसी, कि भाई फाइनेंस तो अभी है ही नहीं, बहुत सारे फाइनेंस क्लाइमेट फंड बनाए हैं, लेकिन COP30 में भी क्लाइमेट फंड की बात की गई है, लेकिन अभी उस पे देगा कौन, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, कितना देना है, किसको कितना, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें निकल के आ रहे हैं। डेवलप्ड नेशन देने को तैयार नहीं है, डेवलपिंग डिमांड कर रहे हैं, तो वो सब है। तो फाइनेंस और टाइम की अर्जेंसी, मतलब टाइम तो भाई लगातार क्या हो रहा है, जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उतना हमारे पास टाइम कम है। The current climate finance is far below needed level. Greenhouse emission must peak before 2025 से पहले हो गई थी, reduced by 43% by 23। भाई अगर हमें विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस के पाथवे पे रहना है तो हमें 43% कम करना पड़ेगा 2030 तक, ठीक है। हिमालय ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। कोस्टल इंडिया सी लेवल राइज हो रहा है, गुजरात इरेटिक मानसून और हीट स्ट्रेस, ठीक है। अभी देखो मानसून के कारण अहमदाबाद में पूरा पानी भर गया था, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रही है और हेल्थ इश्यू अराइज हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिसी रिस्पॉन्स, तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपका हो गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है। IMD जो हीट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग आ गई है, एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद नेट जीरो 2070 तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस, अभी जिसकी बात कर रहे थे, क्लाइमेट फंड या क्लाइमेट फाइनेंस। भाई ग्रीन हाउस इमिशन के लिए जो पैसा चाहिए, क्लाइमेट इंपैक्ट को कम करने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट है उसको कम करने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस।
ठीक है, अब देखो यहां बात करते हैं द मिटिगेशन फाइनेंस कवर्स सोलर पार्क्स, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये कहां लगेगा? इन सब में लगेगा ये फाइनेंस। एडॉप्शन फाइनेंस कवर फ्लड प्रूफ हाउसिंग, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, कोस्टल प्रोटेक्शन, यहां पे इन सब के लिए चाहिए हमें। ठीक है, सोर्स इंक्लूडिंग द पब्लिक बजट, मल्टीलैटरल बैंक्स, कार्बन मार्केट, ग्रीन बॉन्ड्स, इनके थ्रू हम क्या करेंगे? ये फाइनेंस कलेक्ट करेंगे। ये जो फंड है ये इनके थ्रू, पब्लिक बजट्स के थ्रू, ठीक है, जो आपके मल्टीलैटरल बैंक हैं उनके थ्रू, कार्बन मार्केट के थ्रू और ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू। ग्रीन बॉन्ड्स बताइए क्या होते हैं, जल्दी बताइए क्या होते हैं, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। COP29 जो बाकू में हुई थी नवंबर 2024 के अंदर, ठीक है, वहां पे क्या कहा गया था? NCQG वाज सेट नेशनल क्लाइमेट जो चेंज है उसके लिए जो वो था ग्राउंड था वो सेट किया गया वहां पे 300 बिलियन USD पे पर ईयर बाई 2035 फ्रॉम डेवलप कंट्रीज। कितना दिया जाएगा भाई? $300 बिलियन पर साल दिए जाएंगे 2035 तक। 2029 में ये बात हुई थी और ये कौन देगा? डेवलप्ड कंट्री देंगे। ठीक है, within a Baku to Belem roadmap targeting 1.3 billion US annually by 2035 from all the sources। क्या कह रहा है? बाकू टू बेलम जो अभी हुई है, ठीक है, बेलम में जो हुई है वो क्या कह रहा है कि भाई 2035 तक हमें 1.3 ट्रिलियन क्या करना है? फंड कलेक्ट करना है। किसके लिए? क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म, ग्रीन क्लाइमेट फंड है। पोर्टफोलियो हैज सरपास्ड 20 बिलियन US फंडिंग ओवर 350 प्रोजेक्ट्स, लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड अंडर UNFCCC फ्रेमवर्क। तो भाई सबसे बड़ा जो आपका फ्रेमवर्क है दैट इज क्लाइमेट फंड है। क्या कर रहा है? लगभग 350 प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है आज के टाइम। और कितना? 20 बिलियन US इसके पास आ चुके हैं। ठीक है, उसको पास कर चुका है। दैट इज अडेप्टेशन फंड। अडेप्टेशन फंड क्या है? एक्सप्लिसिटली डेडिकेटेड टू फाइनेंसिंग एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन वनरेबल डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू डायरेक्ट एसेस एंटिटीज टू इंश्योर द लोकल ऑनरशिप। उसके बाद ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हो गया, GEF। इसका बजट लगभग 5.5 US$ है, 5.5 बिलियन US$। 5.33 है, 5.33 $। ठीक है, इसके बाद फंड फॉर रेस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, FRLD। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस में। और ये फोकस किस पे करता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, लॉस एंड डैमेज को रिकवरी के लिए, जो डिजास्टर रिकवरी में ये हेल्प करता है। इनिशियली प्लेज किया था इसने 700 मिलियन US$ का, और अभी भी ये बहुत ज्यादा इसको नीड है। अभी भी ये इस जो 700 इसने बोला था उससे तो बहुत दूर है। ठीक है, उससे बहुत दूर है। वर्ल्ड बैंक 45% मैंडेट। अब वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है? इसको फाइनेंस करता है, और कितना फाइनेंस करता है अपनी तरफ से? 45%। क्लाइमेट एक्शन जो प्लान है, मैंडेट, ठीक है, वहां पे वो क्या लगाएगा? वर्ल्ड बैंक 45% लगाएगा। इंडिया के फाइनेंस, ये तो वर्ल्ड लेवल के थे, ठीक है, इंडिया के फाइनेंस क्या है? क्लाइमेट को लेके फाइनेंस इनिशिएटिव क्या है? तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, इंडिया के हैं। ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स हैं, उसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, IREDA और जो SID भी है वो भी क्या करती है? कुछ
बॉन्ड्स निकालती है और वो इन्वेस्ट करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को, इन्वेस्ट करती है उनमें, ठीक है। क्लाइमेट रिलेटेड स्पेंडिंग, द इंडिया हैज राइज इन क्लाइमेट रिलेटेड स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग कितना, लगभग 5.6% ऑफ जीडीपी। और इंडिया ने क्या कर दिया, 100% एफडीआई कर दिए किसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कि इंडिया के अंदर 100% एफडीआई है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। कोर गैप्स इन क्लाइमेट फंड, तो एडेप्टेशन गैप है हमारा, ठीक है। डेवलपिंग नेशन नीड्स 12 to 14 टाइम्स हायर देन द करेंट फ्लो, ठीक है। कोस्ट ऑफ कैपिटल, क्लीन एनर्जी इन द ग्लोबल साउथ फेस 10 to 15% इंटरेस्ट वर्सेस 4 to 6% एडवांस इकोनॉमिक्स। डिक्लाइन एड हो रही है भाई, लॉस एंड डैमेज अंडर फंड कि जो अभी हमने बताया था 700 मिलियन, उससे तो कभी कहीं दूर है। और करेंसी रिस्क, लोकल करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर का चलता ही रहता है, ठीक है। अगर आप डॉलर में बात करोगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। क्लाइमेट रिफ्यूजी देखिए क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट रिफ्यूजी। जो क्लाइमेट चेंज के कारण एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, दैट इज क्लाइमेट रिफ्यूजी। माइग्रेट करते हैं, जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजी भी कहते हैं। फोर्स टू रिलोकेट ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स, इनको क्या किया जाता है, जबरदस्ती निकाला जाता है। कौन जबरदस्ती निकाल रहा है, क्लाइमेट निकाल रहा है। कौन से फैक्टर निकालते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर इन्हें बाहर निकाल देते हैं। कौन कौन से, फ्लड हो गया, सी लेवल राइज हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, ड्रॉट हो गया, क्रॉप फेलियर, वाटर क्राइसिस, ये सब क्या है भाई, क्लाइमेट चेंज के कारण ही तो हो रहे हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके का हो सकता है, विद इन द सेम कंट्री और स्टेट और इन द डिफरेंट, ठीक है। मे बी द इंटरनल और द इंटरनेशनल, इंटरनल और इंटरनेशनल, अक्रॉस द बॉर्डर, और इंटरनल की एक स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके बस गया, ठीक है। साउथ एशिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल एट द रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान मोस्ट एक्सपेक्टेड। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, क्लाइमेट रिफ्यूजी मिलने की संभावना है, और आते भी हैं। यूएनएचसीआर, ठीक है, उसकी रिपोर्ट है 2026 की, क्या कहता है, नो एस्केप टू, सेकेंड रिपोर्ट आई है, रिकॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 250 बिलियन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेदर रिलेटेड डिजास्टर। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है लगभग कितना बताया जा रहा है, दैट इज 70,000 डिस्प्लेसमेंट पर डे। छोटा आंकड़ा नहीं है, 70,000 लोग एक टाइम में, मतलब कितने गांव एक साथ एक दिन में क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सोच सकते हो कितना बड़ा डेटा है, ठीक है। इमेजिन करो कि क्लाइमेट कितना बड़ा चेंज लेके आ रहा है, कितना चेंज हो रहा होगा क्लाइमेट में कि 70,000 लोग, कई गांव खाली हो रहे हैं एक दिन में। स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी से पता लग जाता है आपको स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, 130 मिलियन पीपल्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कुड बी फोर्सibly डिस्प्लेस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। 143 मिलियन लोग अमेरिका से, सहारा, सब सहारा और साउथ एशिया से निकल रहे हैं। यूएनएचसीआर का जो डेटा है 2021 का क्या कहता है, 21.5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है, कर दिए गए 2010 से 21 के बीच। इंडिया स्पेसिफिक रिस्क की अगर बात करें तो इंडिया में क्या हो रहा है भाई, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोफ इवेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर धड़ाम से गिर रहे हैं, ठीक है।
कोस्टल एरियाज में प्रेशर बढ़ रहा है, हिमालय रीजन में प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आईपीसीसी वार्निंग, क्रॉप यील्ड इन द सेंट्रल एंड साउथ एशिया कुड फॉल बाय 30%। कब? मिड ऑफ 21st सेंचुरी, जिससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी चैलेंज होगी, फिर फूड रिलेटेड माइग्रेशन आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर गुजरात स्पेसिफिक अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर ने 100 करोड़ ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड बजट एलोकेट किया है टू एड्रेस द क्लाइमेट एंड डिस्प्लेसमेंट। लीगल गैप एंड इंप्लीमेंटेशन अगर मैं बात करूं तो आपकी यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 की, ठीक है। रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंडर, ठीक है, रिफ्यूजी कन्वेंशन पीछे काफी चर्चा में रही है, लेकिन जो रिफ्यूजी हैं, कौन से? क्लाइमेट रिफ्यूजी, वो इस रिफ्यूजी कन्वेंशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। तो कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि कोई कंट्री इनको रखेगा या नहीं रखे, कोई माई बाप नहीं है इनका, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूएनएचआरसी क्लासिफिकेशन, यूएनएचसीआर की क्लासिफिकेशन है। यूएनएचसीआर डेजिग्नेट क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट पर्सन्स एज एनवायरमेंट माइग्रेंट्स नॉट रिफ्यूजी। बाय यूएनएचसीआर भी क्या कहता है कि ये लोग क्या है? एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजी नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 से 26 के बीच में रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट adverse effect of climate change as the fundamental rights under the article 21, ठीक है। क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो क्लाइमेट का एडवर्स इफेक्ट है उससे बचने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। लाइवलीहुड कॉन्फ्लिक्ट, तो भाई खाना ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी जो इंटरनल माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं? लैंग्वेज, स्किल, अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, बर्डन होता है, हेल्थ एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, तो रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा हर जगह, ठीक है। काम जो लोग क्या करेंगे, मान लो माइग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स को काम नहीं मिल रहा, तो जहां पहले पर डे में मान लो 300 रुपए में वो काम करते थे, अब माइग्रेंट्स को काम नहीं मिल रहा तो वो कहेंगे सर हम 200 में भी कर देंगे, तो लोग इनसे काम करवाएंगे, ठीक है, फिर कंपटीशन बढ़ेगा। ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन कौन कौन से हैं? फ्लड, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये हो गए, ग्लेशियर मेल्ट, ग्लोव इवेंट, सी लेवल राइज, ठीक है, ड्रॉट, क्रॉप फेलियर, डेजर्टिफिकेशन, ये सब। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए इसको, स्केल क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंसिंग बढ़ाई जाए, एसडीजी टारगेट्स को पूरा किया जाए, ठीक है। इंटीग्रेट माइग्रेशन मैनेजमेंट विद द डेवलपमेंट प्लानिंग एट द नेशनल और स्टेट लेवल, स्किल ट्रेनिंग एंड लाइवलीहुड, इनकी बात की जाए। नेक्स्ट आपका क्या है? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट क्या है? कोई अच्छा खासा एरिया था जहां पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, क्रॉप्स अच्छी हो रही थी, वही एरिया किस में चेंज हो जाए? डेजर्ट में चेंज हो जाए। वही एरिया ऐसा हो जाए जहां पानी खत्म हो जाए, क्रॉप्स ना उगे, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट, ठीक है। ऐसे एरिया का डेवलप होना ही क्या कहलाता है? डेजर्टिफिकेशन। ऐसे एरिया को ही हम क्या कहते हैं? डेजर्ट एरिया। और ऐसे प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? देखिए, लैंड डिग्रेडेशन, यूएन जो आपका यूएनसीसीडी है, यूएनसीसीडी ने क्या कहा है कि लैंड का डिग्रेड होना, लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटी, कि लैंड का डिग्रेड होना, ठीक है, वो कोई भी रीजन हो सकता है आपका जिसके कारण भी लैंड क्या हुई है? खराब हुई है।
ठीक है, पहले जहां फसल होती थी अब नहीं होती, उसी को हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट कंसिडर इट लार्जली दैट नॉन रिवर्सिबल वंस एडवांस्ड, मतलब अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बार डेजर्टिफिकेशन हो गया, सॉरी लैंड डिग्रेडेशन हो गया बहुत हायर लेवल का, तो उसको वापस करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द टोटल एरिया इज अंडरगोइंग डिग्रेडेशन। अंडरगोइंग डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन के हुआ नहीं है वहां पे, अभी जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। कितना एरिया? 29%, विद मोर देन 80% ऑफ डिग्रेडेड लैंड कंसंट्रेटेड इन जस्ट 9 स्टेट। ये जो डिग्रेडेड लैंड है या डिग्रेडेशन जो हो रही है उसकी 80% से भी ज्यादा केवल 9 स्टेट के अंदर है। इसरो ने इसको जो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का एटलस है 2025-26 का, वो अपडेट किया है दैट वाटर इरोजन रिमेन्स द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कि पानी इरोड जो करता है उसके कारण सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेड होती है इंडिया के अंदर। कितनी? अप्रोक्सीमेटली 11%। नेक्स्ट देखिए काज क्या है, ओवर ग्रेजिंग। खाली लैंड है उस पर छोड़ दो, ठीक है, पशुओं को छोड़ दो, बार बार वो खाएंगे, उखाड़ के ले जाएंगे पेड़ वगैरह, तो वहां से ऊपर वाली मिट्टी चली गई। अब वो दूसरा डिफोरेस्टेशन, आबादी बढ़ रही है, रहने के लिए जगह नहीं है, जंगल काट दिए, खेत बनाने के लिए जंगल काट दिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज भी चल रही है, तो ये सब कुछ, ठीक है। और अगर ये सब कुछ होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, तो कार्बन कहां जाएगा? कार्बन तो बढ़ेगा ना, कार्बन जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। रिमूवल रिलीज CO2 एंड लीव्स द सॉइल एक्सपोज्ड टू द विंड एंड वाटर इरोजन। ऑब्वियसली भाई डिफोरेस्टेशन, जो पहले पेड़ क्या हुए थे, पकड़े हुए थे सॉइल को, ठीक है। अब ये जब पानी आता था या हवा आती थी तो ये सॉइल यहीं बाउंड थी, लेकिन अब जब तेज हवा आती है या पानी बह के आता है तो ये सॉइल भी साथ बह के चली जाती है। अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड, बाय केमिकल, वाटर लॉगिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेड होती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली हमने बता दिया। नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, ड्रॉट आ गया, ये वाला। कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडिया का स्टेटस क्या है? एग्रीकल्चरल लॉस अभी देख लिया, फूड सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड, ये सब कुछ स्टेक पे चला जाएगा। वाटर क्राइसिस, ऑब्वियसली। इकोलॉजिकल थ्रेट, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ठीक है। माइग्रेशन प्रेशर होगा एनिमल्स पे भी, सॉरी, एनिमल्स पे भी माइग्रेशन प्रेशर होगा, और ह्यूमंस के ऊपर भी। यूएनसीसीडी डेटा ऑन इंडिया पे क्या कहता है यूएनसीसीडी? इंडिया लॉस्ट 31% ऑफ इट्स ग्रासलैंड एरिया इन ए सिंगल डिकेड। केवल 10 साल में कितना? 31% ग्रास एरिया इंडिया लॉस कर चुका है, यूएनसीसीडी कह रहा है। ओवर 80% ऑफ डिग्रेडेड लैंड लाइज इन 9 स्टेट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट के मेजर्स क्या क्या है? बाय यूएनसीसीडी मेंबरशिप एंड नेशनल एक्शन प्लान बनाए हैं, इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट बनाया है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1995 से चला हुआ है, नेशनल मिशन ऑन फॉर ग्रीन इंडिया चलाया है, कोस्टल मैंग्रोव जो आपकी स्कीम है, कौन सी स्कीम? मिस्टी स्कीम मैंग्रोव बढ़ाने के लिए, है ना। वे फॉरवर्ड क्या है? लैंड डिग्रेडेशन, न्यूट्रलिटी, इंडिया को टारगेट करना चाहिए, बोन चैलेंज, सस्टेनेबल लैंड यूज, क्लाइमेट रेजिलिएंट और ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप बनानी चाहिए, और क्लाइमेट अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कोस्टल इरोजन। जहां क्या है, कोस्ट जो है वो इरोड हो रहे हैं, ठीक है, कोस्ट इरोड हो रहे हैं, कोस्टल इरोजन की बात करते हैं। इट इज द ग्रेजुअल wearing away of land a coastal due to the natural process, that is like आपकी waves आ रही हैं, ठीक है।
सी लेवल राइज हो रहा है, तो कोस्ट का जो कोस्ट है, जो किनारा है, वो कट के समुद्र की तरफ जा रहा है, दैट इज कोस्टल इरोजन। लाइक आपका नदी है, नदी का जो किनारा है वो कट के समुद्र के अंदर चला गया, ठीक है। टाइड के कारण वेदरिंग रिजल्टिंग लॉस ऑफ लैंड, क्लिफ्स, बीचेस, कोस्टल स्ट्रक्चर्स, इन सब का क्या होता है, सबका लॉस होता है, किसके कारण, कोस्टल इरोजन के कारण। लगभग हमारे पास 7500 किलोमीटर की क्या है, कोस्टल लाइन है, ठीक है। हमारे पास 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी डेफिनेशन में इन चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेकिंग इट हाईली वल्नरेबल, किसके, कोस्टल इरोजन के वल्नरेबल बनाती है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ी शोर लाइन है, इसलिए ज्यादा वल्नरेबल है। जितनी बड़ी शोर लाइन उतना ही बड़ा खतरा। A coastal line is complex series of interlinked physical systems involving both offshore and onshore processes. Disruption of any one element can accelerate erosion along the entire stretch. भाई बहुत सारे क्या होते हैं, इसके प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे फीचर होते हैं, उनमें से एक भी अगर चला गया तो हो सकता है कि सारा कोस्ट ही क्या हो जाए, खराब हो जाए। क्लाइमेट चेंज, सैंड माइनिंग, ये सब कुछ क्या है, ये जैसे सब कुछ क्या है, ये इरोजन के कारण हो रहे हैं, ठीक है। काज ऑफ कोस्टल इरोजन, वेव एक्शन करंट, कि भाई जो हाइड्रोलिक फोर्स है, जो वाटर फोर्स लगाता है कोस्ट के ऊपर, जैसे सी वेव आई, ये कट गया, ये कट रहा है बाद, ये देखो, ठीक है। सी आर्क बनी हुई है, केव आर पार मिलेगी, और ये आर्क बनी है, ये भी थोड़े टाइम बाद कट के इधर चली जाएगी। ये देखिए, ये कट गया, ये ऐसे कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये पानी के कारण ही तो कटा हुआ है, पानी के कारण तो कटा ही हुआ है, ठीक है। नेचुरल हजार्ड जैसे साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है। उसके बाद सैंड एंड कोस्टल माइनिंग, वहां से जो बीच के किनारे से जो बहुत सारे क्या उठाते हैं, जो रेती वगैरह उठाते हैं ना, जो सैंड लेके जाते हैं, कोस्टल माइनिंग भी जो करते हैं वहां पे, वहां से जो कोरल है वो निकल जाती हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज से जो सी लेवल राइज हो रहा है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, डिसरप्ट रिवर फ्लो, डैम वगैरह बना देते हैं, डैम वगैरह बनाने के कारण क्या होते हैं, रिवर फ्लो डिसरप्ट हो जाता है, तो सेडिमेंट रिड्यूस हो जाते हैं। थ्रेट्स फ्रॉम कोस्टल सैंड माइनिंग क्या क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, कि भाई जो बीच के ऊपर जो फ्यूना फ्लोरा, जो कोरल रीफ वगैरह है, वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, आपका वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। और जो जैसे आपका जो कोस्ट है, केरला कोस्ट, उसके ऊपर क्या मिलती है, दैट इज रेडियो एक्टिव मटीरियल मिलता है, उसकी कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा है अगर वो ऊपर आ गया तो। ग्राउंड वाटर सैलिनेशन, ग्राउंड वाटर जैसे आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है, जहां पे आपने मान लो समुद्र से थोड़ी दूर क्या बना रखा है, एक कुआं बना रखा है जहां से फ्रेश पानी आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सी लेवल राइज हो रहा है, फिर सी लेवल राइज होगा तो ये कुएं के अंदर ये पानी पहुंच जाएगा, तो वहां से भी क्या होगा, वहां से भी खारा पानी निकलने लगेगा। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, तो ऑब्वियसली कि फ्लड प्लेन एरियाज के अंदर आप क्या बनाओगे, घर बनाओगे तो वो क्या होगा, फ्लड प्रोन होगा, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक इंपैक्ट, तो फिशिंग इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ब्रीडिंग वगैरह कम होगी, ठीक है। गवर्नमेंट मेजर्स क्या क्या लिए गए, ICZM जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है वो, CRZ, ठीक है। उसके अलावा NCSCM, CMIS, ये जो कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, वेव वगैरह की, और मिस्टी स्कीम चलाई हुई है, अभी हमने बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट हम बात कर चुके हैं इसकी, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है उसके अंदर बढ़ोतरी होना, उसके अंदर इंक्रीमेंट आना, थोड़ा सा वो इंक्रीज होना, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस हैं अलग अलग जिनकी पोटेंशियल है, वो इंफ्रारेड जो रे हैं उनको कैप्चर करती हैं, सॉरी ओजोन, जो इंफ्रारेड नहीं, जो सन से आने वाली रेज हैं
मान लो ये क्या है, अर्थ है आपकी, यहाँ पे क्या आ रही है, इंसोलेशन है, ये इंसोलेशन है और ये लॉन्ग वेव्स हैं, और यहां से जब ये जाएगी तो इन वेव्स को एटमॉस्फेयर में ये गैसेस क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंफ्रारेड तो रेज तो आपकी जो ओजोन है वो ट्रैप कर लेती है। ठीक है, अब ये जब क्या है, इस एनर्जी को ट्रैप कर लेगी, ये गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये इस एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे, तो यहां का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहां का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा गैसेज उतना ही ज्यादा तापमान। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो राइजन बाय अप्रोक्सीमेटली 1.2 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी हो चुका है 19th सेंचुरी के बाद, सॉरी भाई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WM जो वो है उसने कंफर्म किया है 2026 दैट मंथ फ्रॉम मई 2025 टू अप्रैल 2026 ब्रीच द 15 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। मतलब अप्रैल 2026 में हम 1.5 डिग्री से भी ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, अब की फीचर्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म, सबसे पहला तो आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर मेल्टिंग ऑफ आइस होगा, मान लो ये एक पहाड़ है, इसके ऊपर, पूरे के ऊपर आइस है। अब आइस का एल्बिडो क्या होता है, आइस का एल्बिडो क्या होता है कि यहां से सरफेस से आई और टकरा के वेव को वापस भेज दिया। ठीक है, वेव एनवायरमेंट के बाहर चली गई। दूसरा पार्ट ये है, जब इस पे आइस थी तो ये हो रहा था, लेकिन आज इस पे आइस नहीं है। क्यों नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब आइस नहीं है तो ये भी क्या होगा, ये भी हीट को अब्सॉर्ब करेगा और बाद में रिलीज करेगा। वो जो रेज आ रही हैं वो इसके ऊपर टकराएंगी, पूरी जितनी पहले रिफ्लेक्ट हो रही थी उतनी ना होके ज्यादा यहां पे ट्रैप होंगी, और ज्यादा ट्रैप होंगी तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओशियन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन। ओशन एब्जॉर्ब एक्सेस हीट एंड CO2, लोअर द pH। अब जब ओशन के अंदर भाई CO2 ज्यादा जाएगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, है ना, और एक्सेस क्या करेगा, हीट भी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो कोरल ब्लीचिंग वगैरह है वो टूटने लगेगी, हो जाएगी, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। परमाफ्रोस्ट फीडबैक, तो भाई ऑब्वियसली अभी बात की हमने, क्या होगा, आइस मेल्ट होने लगेगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगेंगे, सी लेवल राइज होने लगेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो, और आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, जो आर्टिक वार्म्स 2 to 4 टाइम्स फास्टर होगा एवरेज से। इंपैक्ट ऑन द कोरल रीफ्स, ऑब्वियसली अभी बात की, कोरल ब्लीचिंग होगी, ओशन एसिडिफिकेशन होगा, इन्फेक्टियस डिजीज फैलेंगी, और रिस्टोरेशन एफर्ट। द मैराइन मिनरल एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी, जो बायोरोक्स है, प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन गल्फ ऑफ खंबात 2026 में टू रिस्टोर कोरल रेजिलियंस। कौन सा, आपका बायोरॉक प्रोजेक्ट गल्फ ऑफ खंबात में चलाया है, किसके लिए, कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने के लिए। अब बात करते हैं सिंकिंग ऑफ हिमालयस। हिमालयन ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, नेपाल में देखो ज्यादातर जो आपके बहुत सारे ग्लेशियर श्रिंक हो गए हैं। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ब्लैक कार्बन भी वहां पे डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, अब श्रिंकिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, अब शॉर्ट टर्म सिम्टम्स क्या है, लॉन्ग टर्म सिम्टम्स क्या है। तो शॉर्ट टर्म में ग्लोफ होगा, फ्लैश फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड होगा। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ड्राइंग पेरिनिवल रिवर जो सदा नीरा है, मतलब साल में हमेशा बहती रहती है, वो जैसे ग्लेशियर खत्म होगा वो बहनी बंद हो जाएंगी। वाटर और फूड की क्या होगी, इनसिक्योरिटी होगी। सी लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो ये लिख सकते हो। अब यहां पे चलते हैं, थर्ड पोल इन क्राइसिस। थर्ड पोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक आर्टिक, दूसरा अंटार्कटिक और तीसरा क्या है, हिमालय, जहां पे सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। तो भाई हमारा थर्ड पोल क्या है, खतरे में है। क्यों खतरे में है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, रैपिडली टर्न इनटू द हॉट पोल। कोल्ड पोल जो था अब वो क्या हो रहा है,
हॉट पोल में, विद द ग्लेशियर लॉस नाउ अकरिंग 65% फास्टर देन 2010। जो ग्लेशियर पहले पिघल रहे थे उससे भी फास्ट पिघल रहे हैं, 2010 में पिघल रहे थे उससे भी फास्ट पिघल रहे हैं अभी। मार्च 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिपोर्ट दी है दैट लोकसभा दैट स्नो persistence in 2024-25 was the second lowest in 22 years, nearly 20% below the normal, threatening summers runoff and the Ganga Indus basins। तो भाई जो स्नो थी वहां पे, स्नो लगातार 22 सालों में सबसे कम रुकी हुई है वहां पे। जो थ्रेशोल्ड जो नॉर्मल वैल्यू है उससे भी नीचे आ चुकी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ए न्यू फेज ऑफ नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, दैट इज द ग्लोफ जिसको आप बोलते हो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया है अप्रैल 2026 में। अर्ली वार्निंग सिस्टम, एआई का प्रयोग, बहुत सारी चीजें की हैं। ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंशन एंड ग्लोफ इवेंट्स ऑब्वियसली एक्सेलरेट होंगे। ये जो ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंशन है ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ये इसरो एंड जो CWC है 2024 रिपोर्ट कंफर्म दैट 10.8% इंक्रीज इन द ग्लेशियर लेक सरफेस एरिया 2010 से 11 से 24 तक हिमालयन रीजन में कितना पहुंच चुका है, दैट इज 33.7 विद 67 लेक्स क्लासिफाइड एट हाई रिस्क। जो थामे ग्लोफ है नेपाल अगस्त 2024 में हुआ, ठीक है। काज एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज 2023 सिक्किम ग्लोफ डैमेज द तीस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डैमेज कर दिया था। इसके बाद NGRMP जो फंड है, EWS इंस्टॉल इन अरुणाचल प्रदेश। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है EWS अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में रियल टाइम जो मॉनिटरिंग करेगा। गंगा बेसिन रिकॉर्ड लो, द गंगा बेसिन रिकॉर्डेड द लोवेस्ट स्नो परसिस्टेंस, अभी ऊपर देखा था हमने, ठीक है। 22 साल में सबसे कम 2024 इंपैक्टिंग 23% ऑफ एनुअल रन ऑफ अक्रॉस द 12 मेजर हिमालयन रिवर्स। कॉज ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट क्यों है, ठीक है। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनका पीछे हटने का कारण क्या है, दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग, मतलब एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स। ब्लैक कार्बन एंड एरोसोल, कोई इंडस्ट्री है, इसको ऐसे समझते हैं एक बार, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं एक बार कि मान लो ये कोई इंडस्ट्री है, ये कोई इंडस्ट्री है, लैंड वाला एरिया है, हिली एरिया नहीं है, लैंड वाला एरिया। इधर आपके माउंटेन्स है जहां पे क्या है, स्नो है। यहां से क्या हुआ, एयर मास ऊपर उठा जिसके अंदर कार्बन भी था है ना, और ये क्या हुआ, यहां से उठ के उसी कार्बन को लेके यहां पे क्या करेगा, लैंड मास नीचे जाएगा। लैंड मास नीचे जाएगा क्योंकि यहां पे क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है, और यहां पे लो प्रेशर। ज्योग्राफी में पढ़ते हो इधर हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर, तो ये सारा कहां पे आ जाएगा, नीचे लो प्रेशर होगा यहां पे, ठीक है। ये सारा कार्बन कहां पे आ जाएगा, इसके ऊपर, इस आइस के ऊपर। अब ये आइस क्या करेगी, जो पहले अल्बिडो कर रही थी, मतलब जो आने वाली रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी, अब ये क्या करेगी, उसको अब्सॉर्ब करेगी और मेल्ट होने लगेगी। इसीलिए क्या हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन, यानी कि ब्लैक कार्बन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हिमालय के अंदर जो क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनके लिए। एल्बिडो फीडबैक लूप, देखिए मेल्टिंग ऑफ स्नो एक्सपोजेस द डार्क सरफेस, जिसके कारण क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सोलर एनर्जी, और वो क्या कर रही है, उस चीज को एक्सेलरेट कर रही है। बिलो द नॉर्मल स्नो परसिस्टेंस, मतलब हर साल जो पहले बर्फबारी होती थी अब उससे भी कम हो रही है। एक तो लेट हो रही है और बहुत कम हो रही है, लेट हो रही है और बहुत कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा,
हाँ देखिए, बिलो द नॉर्मल स्नो परसिस्टेंट बायोडाइवर्सिटी डिसरप्शन, बायोडाइवर्सिटी डिसरप्ट हो रही है क्योंकि भाई ऑब्वियसली वेजिटेशन वगैरह तो वहां पे जो मिल रही थी वो नेचुरली जो स्नो में रहते थे वो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर ये दिया गया है। तो अप्रैल 2024 में दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी है, कौन सा, एमके रंजीत सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस था। इसमें क्या कहा है कि ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर एंड आर्टिकल 14 के अंदर जो आपको दिया गया है, राइट टू लाइफ के अंदर ये आता है। आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसके अलावा आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहता है, द कोर्ट ऑल्सो ड्रू ऑन आर्टिकल 48A स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और क्या है 51G कि आपका सिटीजन का भी कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो क्या करे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, एज वेल एज इंडियाज कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका कि क्या था, ओरिजिन कैसे हुआ। एक PIL फाइल की गई थी, ठीक है, जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, जो आपका ऑलमोस्ट राजस्थान गुजरात के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये थ्रेटेंड स्पीसीज है एंड लेसर जो फ्लोरिकेंस है उनके ऊपर ये जो पावर लाइंस पहले राजस्थान में बिछाई गई थी, अब तो उनको अंडरग्राउंड करवा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के ही उससे करवाया है, गवर्नमेंट के ऑर्डर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से करवाया है उनको अंडरलाइन। और जो आपके ये भी हैं विंड टर्बाइन, उनको भी अलग कलर से पेंट करवाने लग गए उनकी विंग्स को, ठीक है, ताकि वो बर्ड्स को दिखे और उससे एक्सीडेंट कम हो, नहीं तो एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। एक्सपेंशन की बात करें तो राजस्थान, और ये बता दिया हमने, एक PIL फाइल हुई थी उसके ऊपर, SC एक्सपेंड द केस टू एड्रेस broader environmental and climate justice concern evolving into the discussion on balancing renewable energy infrastructure with biodiversity concerns. expert committee जो SC constitute expert committee submit its 2025-26 feasibility report on the conservation overhead the power lines undergo the cables, overhead power lines to underground cables, seeking a balance between the GIB habitat, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हैबिटेट, उसका हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड सोलर एंड विंड एनर्जी डेवलपमेंट। बात आई समझ, जो मैं ऊपर बोला था कि एक्सपर्ट कमिटी, इसने क्या कहा कि भाई जो आपकी पावर लाइंस है, ओवरहेड पावर लाइन जो बाहर वाली है, ठीक है, पोल के ऊपर से जो पावर लाइन जा रही है उनको अंडरग्राउंड किया जाए और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, इंडिया जजमेंट वाज साइटेड बाय UN ह्यूमन राइट काउंसिल इन 2025 एज द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, कि बर्ड्स को बचाने के लिए, बर्ड्स का एरिया बचाने के लिए आपने इतना बड़ा जजमेंट लिया, इसलिए UN ने भी प्रेज किया है। नेशनल क्लाइमेट एक्ट मार्च 2026, the Ministry of Law and Justice constitute a high-level committee to draft a national climate act to convert the judicially recognized climate right into the statutory framework। जो right judiciary ने दे दिए उसको किस में आ जाए, वो एक statutory framework में आ जाए। Significance, global positioning, India is among the small group of countries including the Colombia, Germany and Nepal that have the constitutionalized climate right। कि संविधान ही आपको क्या दे रहा है, क्लाइमेट राइट दे रहा है। वो बहुत कम कंट्री में से, जैसे आपके क्या है, कोलंबिया के पास है, जर्मनी और नेपाल के पास। उसके बाद जस्टिसबिलिटी, एनहांस द लीगल अकाउंटेबिलिटी, कि भाई ये चीज क्या करेगी, लीगल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाती है। इंटरजनरेशनल इक्वालिटी, कि भाई आने वाली जो जनरेशंस हैं उसके लिए भी
बराबर का हक रहे, बराबर की चीज रहे, तो उसके लिए क्लाइमेट लिटिगेशन, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ क्लाइमेट लिटिगेशन एंड स्ट्रेंथन द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं यूएनएफसीसी की जो COP 30 हुई थी उसके ऊपर। COP 30 कहां हुई थी आपको पता है, ब्राजील के अंदर हुई थी। ब्राजील ने इसकी प्रेसिडेंसी की थी। बेलम में हुई थी ब्राजील के अंदर। अमेजोनिया, Amazon recognized, and it's described as the implementation of COP as the gateway to become as the gateway to the Amazon rainforest. Belem symbolize centrality of nature based solution and forest conservation. The overreaching objective of COP30 was to translate the outcomes of the global stocktakes conducted under the Paris Agreement into the concrete action and to revive the new round of national determined contribution, that 3.0 target for the period of 35. More than 130 countries submitted updated NDCs, including India, which align its new contribution with the circular economy and life mission। ये इंडिया का दिया हुआ मिशन है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही बता रहा है कि क्या हुआ था क्या नहीं। अभी किसकी बात कर रहा है कि 2035 तक के एनडीसी आ चुके हैं, बहुत सारी कंट्री ने सबमिट कर दिए हैं 100, ठीक है, जिसमें इसे इंडिया भी एक है। और वो क्या करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, मतलब 6R को प्रमोट करने वाले हैं। और मिशन लाइफ मतलब लाइफ फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। अब आउटकम्स देख लेते हैं। बेलम मिशन फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस कि बेलम टारगेट रखा गया कि भाई ग्लोबल जो इंप्लीमेंटेशन है उनको थोड़ा सा फास्ट किया जाए, ठीक है। उनके लिए नया रोड मैप लेके आया गया। फोसिल फ्यूल्स को कम करने की बात की, डिफोरेस्टेशन को कम करने की बात की बाई 2030, ठीक है। म्यूटीराव डिसीजन क्या था आपका, जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी थी, इनिशिएटिव एम्फेसाइज कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन, द म्यूटीराव स्पिरिट बिकम द डिफाइनिंग थीम ऑफ, मतलब क्या कह रहा है कि म्यूटीराव डिसीजन या म्यूचुअल डिसीजन जो था कि मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि कम्युनिटी ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन हम लें, मतलब कम्युनिटी बेस्ड हम क्लाइमेट चेंज चीजें लेके आए ताकि कम्युनिटी से, लोकल लेवल से, स्मॉल लेवल से वो चेंजेस स्टार्ट हों, ठीक है। फ्रॉम बॉटम टू अप अप्रोच लेके चलने की बात कही जा रही है इसमें। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म is significant win for India and the global south, ensure the burden of climate action does not fall disproportionately on the poor and vulnerable country, giving primary to the CBDR, जो आपका common but differential responsibilities, मतलब एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाल के सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। जो पुअर कंट्रीज है उन पे इतना ज्यादा नहीं डाला। एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, agriculture emerged as the new battleground at COP30 under the Belem guidelines. Reporting the agriculture emission was kept voluntary while the sustainable agriculture practice was strongly emphasized। कि भाई वहां से जो निकल रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देंगे। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन के ऊपर जो नेशनल जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बाकू टू बेलम रोड मैप 1.3 ट्रिलियन, ये अभी बात हुई थी, ठीक है, कि हर कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है वो कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें थोड़ा डेटा काम का रहेगा, जो आप क्लाइमेट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें कहीं पे कोट कर सकते हो। IPCC
प्रोड्यूस सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट इसने प्रोड्यूस की है थ्रू द 3 वर्किंग ग्रुप्स, कौन कौन से, एंड सिंथेसिस रिपोर्ट दैट इज WG अगस्त 2021 कवर्ड द फिजिकल साइंस बेसिस। वर्किंग ग्रुप सेकंड जो ये वर्किंग ग्रुप फर्स्ट था, ये वर्किंग ग्रुप सेकंड 2022 में आया, एड्रेस द इम्पैक्ट एडेप्टेशन एंड वनरेबिलिटी। वर्किंग ग्रुप 3 दैट इज इवेलुएटेड मिटिगेशंस। द सिंथेसिस रिपोर्ट मार्च 2023 में कंप्लाइड द ओवररीचिंग फाइंडिंग्स। The IPCC is a UN body established in 1988 by the World Meteorological Organization। क्या कह रहे हैं भाई, 3 रिपोर्ट आई थी इसकी, 3 पार्ट में आई थी ये। वर्किंग ग्रुप 3 थे इसके। पहला वर्किंग ग्रुप अगस्त 2021 में काम किया इसने, और क्या कवर किया, फिजिकल साइंस के बारे में कवर की, फिजिकल साइंस से रिलेटेड चीजें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वर्किंग ग्रुप जो सेकंड था उसने इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इम्पैक्ट थे, एडेप्टेशन एंड वनरेबिलिटी को स्टडी किया। उसके बाद जो वर्किंग ग्रुप 3 आया उसने जो मिटिगेशंस थी उसकी इवैल्यूएशन की, और सिंथेसिस जो रिपोर्ट लास्ट में जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई, मतलब एक सिंथेसिस रिपोर्ट अलग से है, ये अलग है वर्किंग ग्रुप के अलावा, ये अलग है। ठीक है, जो ये बनी ये किसके ऊपर थी, कंप्लाइड द ओवररीचिंग फाइंडिंग। ठीक है, आईपीसीसी जो है वो एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी। किसने एस्टेब्लिश की थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अंडर द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंदर, और 195 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा में। तो अभी इसकी 6th रिपोर्ट आई है, उसको देख लेते हैं। दैट इज ऑफिशियली लॉन्च द AR7 साइकिल 2025-26 के लिए विद द स्कोपिंग मीटिंग prioritizing the special report on the climate change and cities update the carbon dioxide removal technology, उसकी बात करेंगे। ठीक है, की फाइंडिंग देख लेते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। वार्मिंग ऑलरेडी 1 से बढ़ चुकी है, तो अभी देख लिया हमने 1.5 अप्रैल में हमारे 1.5 से ऊपर जा चुकी है। कार्बन बजट की अगर बात करें, कार्बन बजट एवरी 1000 गीगाटन ऑफ CO2 emitted global surface temperature rise by approximately भाई 1000 गीगाटन जो CO2 है वो लगभग आधा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ा देती है। और प्राइमरी रीजन क्या है भाई, इसका CO2 है। फाइनेंस गैप, अभी डेवलप्ड नेशन क्या नहीं कर रहे, इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। डेवलपिंग नेशन पे पहले ही पैसा कम है। क्लाइमेट जस्टिस, वनरेबल पॉपुलेशंस बियर डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग द लीस्ट टू हिस्टोरिकल इमिशन। भाई सबसे ज्यादा वही पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन गरीब लोग सबसे ज्यादा इसको बियर कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर्स। बिहेवियरल चेंज, हाई कॉन्फिडेंस मिटिगेशन ऑप्शन इंक्लूड लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज। वही अभी मिशन लाइफ जो हम बात कर रहे थे उसी की बात कर रहा है। 1.5 डिग्री क्रिटिकल जोन, तो भाई लेटेस्ट 2026 में कहा है कि हम 1.5 डिग्री तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके। AR6 एंड इंडिया क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप्ड नेशन के पास ये है, डेवलप्ड 4/5 of the global carbon budget since 1770. India consistently cites this in the climate negotiation. जो cumulative emissions हैं, India hosts 17% of global population but has contribute less than 4% global emission में। ठीक है, लाइफ मूवमेंट आ चुका। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट इज ए की मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हुई है। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात की, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने डेवलप की हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इसे पढ़िए, रिवाइज करिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।